नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार संविधान संशोधन करने जा रही है। बहस शुरू हो गई है कि यह अपराध मिटाने का कानून है या विपक्ष को मिटाने का कानून। 11 साल से विपक्ष को मिटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज विपक्ष पहाड़ की तरह ऊंचा होता जा रहा है। तो अब उस विपक्ष को, उस पहाड़ को उड़ाने के लिए 130वां संविधान संशोधन नाम का एक डायनामाइट लाया जा रहा है। इस सरकार को क्या लगता है, जनता को याद नहीं कि विपक्ष को मिटाने के लिए कैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस और ईडी का इस्तेमाल किया गया। हमने ईडी को लेकर ravishkumar.official पर अनेक वीडियो बनाए हैं। आप उन्हीं को देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या खेल होने जा रहा है। ईडी ने 90% से अधिक केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किए, जिसके डर से कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। वहां मंत्री बन गए, सांसद बन गए, मुकदमे से बच गए। 11 साल में 5892 केस दर्ज किए ईडी ने और सजा मिली मात्र 15 से 20 केस में ही। जिस ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्रुक्स की मंशा से काम करने वाला कह दिया, अब उस ईडी को एक और मौका दिया जा रहा है। इस संशोधन का यही मतलब है कि किसी तरह विपक्ष के मंत्री, मुख्यमंत्री को बस गिरफ्तार करो, 30 दिनों तक के लिए जेल में डाले रखो, जमानत का विरोध करते रहो और उसे अपने आप पद छोड़ना पड़ जाएगा। नमस्कार, हम आपके सामने ईमानदार और बेखौफ पत्रकार मिस्टर राज कुमार जी की नियोताजी खबर लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए सुनते हैं खबर और खबर की तरफ चलते हैं। फिर तो उसकी सरकार गिर जाएगी और जिसकी मन मर्जी उसकी बन जाएगी। इसके अलावा दूसरा और क्या मकसद हो सकता है संविधान के इस 130वें संशोधन का? ईडी का हमने उदाहरण दिया, लेकिन इस संशोधन से तमाम जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल और बढ़ सकता है। इस संशोधन के अनुसार अगर राज्यों से लेकर केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ऐसे किसी भी मामले में जेल हुई जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और अगर 30 दिनों तक जेल में रह गए तो पद छोड़ना पड़ जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अमित शाह की इस बात को सुनकर सही में निर्लज्जता को लज्जा आ जाए। संवैधानिक पद पर बने रहने की बात छोड़िए, उन्हें बताना चाहिए कि मोदी सरकार के दौर में जब कभी आरोप लगे तो उनकी सरकार ने जांच की बात मानी क्या? किस मामले में जांच कराई गई? दिवंगत सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। मोदी सरकार के दौर में आरोपों के आधार पर विपक्ष के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब वही सरकार नैतिकता का मूल्य भी बहाल करना चाहती है। कमाल है, 20 अगस्त को अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संवैधानिक संशोधन पेश किया। उस समय विपक्ष के सांसदों ने पुरजोर विरोध किया, हंगामा हुआ और संशोधन की प्रतियां फाड़कर गृहमंत्री की तरफ उछाल दी गईं। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। हंगामे के बीच इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। विपक्ष ने इस संविधान संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि अगर यह पास हो गया तो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को हटाना आसान हो जाएगा। न्यायपालिका से पहले ही कार्यपालिका फैसला सुनाने लग जाएगी। ममता बनर्जी ने इसे काला दिन और काला बिल कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार लोकतंत्र को पुलिस राज में बदल देना चाहती है। This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law. और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. यह कानून बेहद खतरनाक है। आरोप साबित होने से पहले किसी को दोषी कैसे मान सकते हैं? इस वक्त देश को इस कानून की जरूरत नहीं थी, बल्कि ऐसे कानून की जरूरत थी कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी को फर्जी केस में फंसाती है, ठोस सबूतों के बिना महीनों जमानत का विरोध करती है,
तो उसके मुखिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी और जेल भेजा जाएगा। अगर मोदी सरकार ऐसा कुछ कानून बनाती तो उसे ऐतिहासिक कहा जा सकता था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। 18 महीने के बाद जमानत मिली। अक्टूबर 2024 में ईडी के मामले में बेल मिलने के बाद रिहा हुए। फिर अगस्त 2025 में पीडब्ल्यूडी विभाग में नियुक्ति के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। कहा कि जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने भी स्वीकार कर लिया किसी आपराधिक गतिविधि या सरकार को घाटे के प्रमाण नहीं मिले हैं, यह सीबीआई ने कहा। सवाल है कि 30 दिनों तक जेल में रहने के कारण मुख्यमंत्री को पद से हटा देंगे, लेकिन फर्जी केस में फंसाने वाले अधिकारियों का क्या करेंगे? और ऊंची कुर्सी पर बिठा देंगे, राज्यपाल बना देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, सांसद बना देंगे, हीरे का हार पहना देंगे। यही कानून ले आते। ऐसे अधिकारियों को मोदी सरकार प्रोत्साहित करेगी, राज्यपाल बनाएगी जो विपक्ष के नेताओं को फर्जी केसों में फंसाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डालकर इस्तीफा मांगने का खेल हुआ। गोदी चैनलों पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता दिन रात इस्तीफा मांगा करते थे। उस समय संविधान के एक्सपर्ट का मीडिया में बयान छपता था कि केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। बार बार उन्हें इस पद से हटाए जाने की याचिका दायर होती रही तो दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने कह दिया, यही चलता रहा तो हम याचिका दायर करने वालों पर जुर्माना लगा देंगे। इस मामले में अदालत को बार बार याचिकाएं खारिज करनी पड़ी थी। केजरीवाल ने इस्तीफा भी नहीं दिया। खैर, केजरीवाल से अलग एक और उदाहरण है जिसकी बात नहीं हो रही, वह भी विपक्ष के मुख्यमंत्री का ही है। उन्होंने तो जेल से सरकार नहीं चलाई, जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। जनवरी 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ईडी गिरफ्तार करने जा रही थी, जिन्हें ऐन चुनाव के वक्त जेल में डाल दिया गया। 5 महीने तक हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कोई ठोस मामला नहीं बनता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी। हेमंत सोरेन को जमीन कब्जा करने के आरोप में जेल में डाला गया। लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहे। जब बेल मिली तो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि उन्होंने कब्जा किया है। हेमंत सोरेन ने अपनी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और चंपई सोरेन कहां चले गए? बीजेपी में चले गए। तो समझने वाली बात है कि मोदी सरकार विपक्ष के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल देती है, मंत्री को जेल में डाल देती है और फिर इस्तीफा मांगने का खेल रचती है नैतिकता के आधार पर। लगता है अब मोदी सरकार इस खेल से बोर हो गई है। वह ऐसा कानून लाना चाहती है कि 30 दिनों तक जेल में रखते ही मंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑटोमेटिक चली जाए और मोदी सरकार का इरादा पूरा हो जाए। एक मुख्यमंत्री को आप बिना ठोस सबूतों के उठाकर जेल में डाल देते हैं, उसके लिए माफी भी नहीं मांगते। अगर लोकतंत्र में यकीन होता तो ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कानून लेकर आते। लेकिन कानून लाया जा रहा है कि ऐसा ही होता रहे, पहले से आसान हो जाए, 30 दिनों के भीतर सरकार तोड़ने का रिजल्ट आ जाए। मोदी सरकार जो कानून बनाने जा रही है वो इस लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसे समझने के लिए कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा यह वीडियो देखिए, काफी कुछ याद आ जाएगा। गोदी मीडिया जिस तरह से ऐतिहासिक बताकर कूद रहा है, समझ लीजिए कि यह कानून ऐतिहासिक नहीं, दुस्साहसिक है। क्योंकि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष बिहार की सड़कों पर आरोप लगा रहे हैं कि 2024 में वोट चोरी के जरिए बीजेपी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पूरे देश ने देखा कि इन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दे सका। जो चुनाव आयोग बीजेपी के सांसद से एक हलफनामा नहीं मांग सका, वो चुनाव आयोग नेता प्रतिपक्ष से खुलकर मांगता है। जब चुनाव आयोग ही निष्पक्षता की परवाह नहीं करता तो यह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके जरिए देश की आंखों में धूल झोंका जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी तरह पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, सरकार सवालों से घिरी हुई थी, तभी एक बड़ी खबर आती है, जाति गणना का फैसला हो जाता है।
उन दिनों भले ये हेडलाइन कुछ दिनों के लिए काम आ गई, लेकिन आज सबको पता है ये हेडलाइन कहां चली गई है। इसी तरह ऐतिहासिक बताने के नशे में महिला आरक्षण बिल लाकर पास किया गया और पता ही नहीं चला यह ऐतिहासिक कानून लागू कब से होगा। इस कानून के भविष्य का पता नहीं, मगर इसे ऐतिहासिक बता दिया। राहुल गांधी को शायद इसका एहसास है कि वोट चोरी के मुद्दे को अब जनता पकड़ने लगी है और सरकार के हाथों से दलीलें सरकने लगी हैं, इसलिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगा है, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, चुनाव आयोग से भी नहीं दिया गया। तो इस संशोधन के जरिए प्रधानमंत्री को महान दिखाया जा रहा है कि उनकी सरकार ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री भी किसी से ऊपर नहीं। वाह, उन्हें भी जेल होगी तो इस्तीफा देना होगा। यह कानून है या सस्ता लतीफा? कौन सी एजेंसी है, कौन सा अफसर है आपको इस देश में जो दिखाई देता है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जांच करेगा, उन्हें 30 दिनों के लिए जेल में डाल देगा? चुनाव आयोग से स्वायत्त संस्था क्या होगी इस देश में? उस तक से सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में सीधे प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछा गया, हिम्मत नहीं हुई। आपके सामने यह नौटंकी की जा रही है कि कानून में प्रधानमंत्री को भी रखा गया है, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो चुनाव आयोग बीजेपी के एक सांसद से हलफनामा नहीं मांग सकता है, उस चुनाव आयोग ने ऐसा कौन सा उदाहरण आपके सामने पेश किया है जिससे लगे कि आयोग में इतनी हिम्मत है कि वह प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ेगा? 2019 में चुनाव आयोग के एक पर्यवेक्षक ने प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच कर दी तो उस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में वे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल गए और केस जीतकर नौकरी कर रहे हैं। तो किसे मूर्ख बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को भी जेल में रहना होगा? आप इस वीडियो को आखिर तक देखते जाइए। बहुत कुछ तो नहीं, कुछ ही उदाहरणों से साफ हो जाएगा कैसे राजनीतिक इरादे से कानून बनाए जा रहे हैं और मूल सवालों से देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। जो मोदी सरकार 2023 में कानून लेकर आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर एफआईआर नहीं होगी, इस कानून को तब पेश करती है जब अगस्त 2023 में विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा था, और इसे तब पास किया जाता है जब दिसंबर 2023 में ऐतिहासिक रूप से विपक्ष के 140 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। खाली सदन का लाभ उठाकर चुनाव आयुक्तों को एफआईआर या आपराधिक मामलों से बचाने का और क्या मकसद हो सकता है? क्या पहले से किसी को पता था आगे चलकर वोट चोरी के प्रमाण जनता को मिल जाएंगे, इसलिए अभी से इन सबको बचाने की तैयारी कर लेनी चाहिए? बताइए, चुनाव आयुक्तों को एफआईआर से बचाने वाली सरकार चाहती है। आप उस संशोधन को ऐतिहासिक मान लें कि प्रधानमंत्री को भी पद छोड़ना होगा अगर 5 साल तक की सजा वाले मामले में 30 दिनों तक लगातार जेल में रहेंगे। इतनी चिंता प्रधानमंत्री की? 11 साल से प्रधानमंत्री के पद पर हैं, मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाकर प्रधानमंत्री बने, एक में साबित नहीं कर सके, और जब खुद पर वोट चोरी तक के आरोप लग गए तो कानून में प्रधानमंत्री का नाम जोड़कर तटस्थ निष्पक्ष के नाम पर पन्ना भरा जा रहा है। अगर मोदी सरकार की नीयत में जरा भी ईमानदारी होती तो इस तरह का कानून ही नहीं बनाती कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। और जब राहुल गांधी ने प्रमाण दे दिए हैं, वोटर लिस्ट का मामला गड़बड़ियों से लेकर धांधलियों तक का देश के सामने है, तो एफआईआर की यह सुरक्षा भी हटा देती। कहते कि हम आरोप से नहीं डरते,
चूंकि चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगे हैं, ऐसा आरोप भारत के इतिहास में पहले नहीं लगा, तो जांच हो जाए, एफआईआर हो जाए। राहुल गांधी ने कहा भी कि उनकी सरकार आई तो तीनों आयुक्तों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन यहां तो पहले ही कानून बनाकर मोदी सरकार इन आयुक्तों को एक्शन से बचा चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह ने 130वें संवैधानिक संशोधन का मसौदा लोकसभा में पेश किया। उन्हें सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी और तुलसी प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर के केस में जेल भेजा गया था। केसी वेणुगोपाल ने आज इसकी याद दिला दी। फिर यह मामला स्पेशल कोर्ट में चला। जज लोया इस केस की सुनवाई पूरी कर चुके थे, तभी उनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है और तरह तरह के सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने जज लोया की मौत की जांच से इनकार कर दिया कि कोई शक नहीं, मेडिकल कारणों से ही उनकी मृत्यु हुई है। 1 दिसंबर 2014 को जज लोया की मौत होती है और 15 दिसंबर को जज एम.बी. गोसावी को यह केस सौंपा जाता है। 10,000 पन्नों की चार्जशीट थी। 30 दिसंबर 2014 को अमित शाह बरी कर दिए जाते हैं। इस केस को सीबीआई ने ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी। आरोप लगे कि 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के कारण ऐसा हुआ। सीबीआई को चुनौती दी गई, लेकिन एजेंसी ने कोर्ट में चुनौती नहीं देने का बचाव किया। कहा यह सोच समझकर लिया गया निर्णय था, दबाव के कारण नहीं। इस बात को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और गृहमंत्री अमित शाह के बीच झड़प हो गई। अमित शाह ने कहा उन्होंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था। इस्तीफा तो हेमंत सोरेन ने भी दिया था। मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। तो ये सरकार चाहती है, सीबीआई चाहती है कि आप जनता यह दलील स्वीकार कर लें कि सीबीआई ने दबाव के कारण नहीं, सोच समझकर अमित शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देती है। जीएन साईं बाबा 90% से अधिक विकलांग थे। 8 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली तो महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसी बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा दूसरी बेंच बनाकर सुनवाई कीजिए। जमानत की सुनवाई फिर से 1 और साल होती है और दोबारा जमानत मिलती है। अमित शाह को बरी किया गया तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं गई। यह उदाहरण क्यों दिया आपको? सिर्फ इतना बताने के लिए कि इस देश में, इस कंट्री में, इस नेशन में, इस मुल्क में किसी पुलिस अफसर की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले, अरेस्ट कर ले या जांच के लिए पूछताछ कर ले। क्या किसी की हिम्मत है? तो फिर संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री को क्यों शामिल किया गया? क्या इसलिए कि जब जनता पूछे कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, 30 दिनों तक उन्हें जेल में रखकर पद से हटाने की तरकीब निकाली जा रही है, तो सरकार ने प्रधानमंत्री को भी रख दिया। अगर इस तरह से विपक्ष के मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता रहेगा तो विपक्ष की सरकार चुनने वाली जनता के वोट का क्या मोल रह जाएगा? आप बताइए। सेबी की चीफ थी माधवी बुच, कितनी रिपोर्ट आई, कितने आरोप लगे, क्या सरकार ने ईडी की जांच बिठा दी? अदानी समूह को लेकर कितनी रिपोर्ट आई, क्या सरकार ने सीबीआई ईडी की जांच बिठा दी? अमेरिका की अदालत ने जो समन भेजा उसे अदानी को नहीं दिया गया। क्या अब यह सरकार यह कहना चाहती है कि आप जनता ने अभी तक आंखें बंद रखी थी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बंद रखने से काम नहीं चलेगा, अब आपको अपनी आंखें फोड़नी भी पड़ेगी, ताकि आज नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम चाहते हैं आपको कल भी नजर ना आए।
असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। बीजेपी ने ही इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आ गए तो सब हिसाब बराबर। 2016 में अमित शाह से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हंसकर कह दिया, चलो भैया मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। इस तरह से सवाल नहीं किया जाता है। अगर कोई मुख्यमंत्री आरोप लगने के बाद जेल जाने के डर से बीजेपी में चला जाएगा, तब इस कानून का आचार कौन डालेगा, जनता या गोदी मीडिया? यही नहीं, जिस मधु कोड़ा पर बीजेपी ने झारखंड में लूट के इतने आरोप लगाए, उसी के साथ मंच साझा करने लगी। बीजेपी के पोस्टर पर मधु कोड़ा का फोटो लगा दिया गया। बारिश के कारण विमान नहीं उड़ सका तो प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से उस रैली में गए। 100 किलोमीटर चलकर उस मंच पर पहुंचे जहां मधु कोड़ा मौजूद थे, जिस मंच के पीछे उनका फोटो लगा था। जब चर्चा चली तो सवाल पूछा गया। पत्रकारों ने सवाल भी पूछा तो किससे? उसी हिमंता बिस्वा शर्मा से, जिन पर कभी बीजेपी आरोप लगाया करती थी। हमारा ये प्रदेश का सीएम है और मधु कोड़ा एक बहुत बड़ा जनजातीय नेता है, सबको सम्मान करना है हमें। हमारा पार्टी में कोई भी आ गया, लेकिन केस विड्रॉ नहीं होगा। केस जैसे प्रधानमंत्री जी ने इशू खड़ा किया है वो इशू रहेगा। हमारा पार्टी में कोई भी ज्वाइन करेगा, राजनीतिक दल का हिसाब से हम सबको लेगा, जिसका भी जनता का समर्थन होगा, लेकिन कोई केस विड्रॉ नहीं होगा। केस बंद नहीं होगा, ये कहा था हिमंता बिस्वा शर्मा ने। कौन बताएगा कि मधु कोड़ा के केस की क्या हालत है? उनके बारे में कहा तो जा रहा था केस से बचने के लिए ही बीजेपी में गए, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया केस बंद नहीं होगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि ईडी ने विपक्ष के नेताओं के यहां छापे मारे और वे बीजेपी में आ गए। ऐसे भी उदाहरण दे सकता हूं कि चुनाव से पहले ईडी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को उठाकर जेल में बंद कर दिया। बाकायदा हाईकोर्ट ने कहा कि जिस आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया है उसका किसी कानून के हिसाब से बचाव नहीं किया जा सकता। तब भी इन बेलगाम एजेंसियों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं आया, क्योंकि ये एजेंसियां मोदी सरकार के काम आती हैं। उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में अजीत पवार, इन पर बीजेपी ने घूम घूमकर हजारों करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अक्टूबर 2021 में आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापे मारे। 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, लेकिन बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद उनके खिलाफ केस बंद होने लग गए। और इसी अजीत पवार को बीजेपी 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाती है। बाद में आयकर विभाग ने बेनामी मामले में जब्त 1000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ दिया, क्लीन चिट दे दी। आप बस गूगल में सर्च कीजिए कैसे अजीत पवार के खिलाफ एक एक कर मामले बंद किए जा रहे हैं, मिल जाएगा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। मोदी सरकार के ऐतिहासिक संशोधनों का इतिहास बेहद खराब है और आपका भविष्य बेहद डरावना। जब भी मोदी सरकार किसी कानून को लाने और आजमाने से पहले ऐतिहासिक कहे, सरकार के ऐतिहासिक कहने से पहले यह शब्द गोदी मीडिया के एंकर बार बार दोहराने लग जाएं तो थोड़ा डरा कीजिए, ठहर कर सोचा कीजिए कि कब तक ऐतिहासिक के नाम पर आपके ही नहीं इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा। 2018 में चुनावी चंदे का घोटाला करने के लिए ही मोदी सरकार कानून लेकर आई, इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून। विपक्ष लड़ता रहा यह फ्रॉड है, 7 साल तक फैसला नहीं आया, बीजेपी को चंदा मिलता रहा। आखिर में 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को तमाम आधार पर असंवैधानिक करार दे दिया गया। मोदी सरकार के रिकॉर्ड में ऐतिहासिक यह भी है कि वह हजारों करोड़ का चंदा हासिल करने के लिए असंवैधानिक कानून बना सकती है, क्योंकि उसके पास बहुमत है। मोदी सरकार ने आईटी एक्ट के लिए नियम बनाए। इन नियमों के तहत सरकार को फर्जी जानकारी के नाम पर किसी खबर को दबाने का अधिकार मिल रहा था।
इन नियमों को कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, सुनवाई हुई और कोर्ट ने नियमों को असंवैधानिक बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल चंदुरकर ने अपने फैसले में कहा था, मैं यह मानता हूं कि आईटी एक्ट के ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ हैं। विपक्ष का कहना है कि संविधान बदल देने का आरोप उसका यूं ही नहीं था। इन कानूनों के पीछे के मकसद भी संविधान को बदलने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। बुलडोजर से कितने गरीब लोगों के घर गिरा दिए गए। किसी मुसलमान का नाम अपराध में आया नहीं कि बुलडोजर चला दिया गया। इस बुलडोजर की तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो करते ही थे, प्रधानमंत्री मोदी भी करने लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के इस्तेमाल को असंवैधानिक करार दिया और इसके इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया बना दी, गाइडलाइन जारी की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर यह फैसला किया था, वरना ना जाने कितने मुसलमानों के नाम किसी केस में डालकर उनके घर गिरा दिए जाते। इस बेंच ने बुलडोजर के इस्तेमाल को अमानवीय और असंवैधानिक कहा। जब आप इन उदाहरणों को सामने रखेंगे तो पता चलेगा मोदी सरकार जो कानून बनाने जा रही है वह कतई ऐतिहासिक नहीं है। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा, उसके हाथ पांव सर सब काट दिए जाएंगे तो संविधान रहकर भी क्या कर लेगा। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को 30 दिनों के लिए जेल में रखना कोई बड़ी बात नहीं है इस सरकार के लिए। मुख्यमंत्री छोड़िए, अगर यह कानून बन गया तो उनके मंत्रियों को टारगेट किया जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। सवाल है क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इसका समर्थन करेगी? खतरा तो उन पर भी आ सकता है, लेकिन उनके पास क्या विकल्प है? वे समर्थन तो करेंगे। अगर यह भरोसा ना होता तो सरकार यह संशोधन नहीं लाती, क्योंकि ईडी का खतरा तो अब भी है। इसकी तलवार से भले उनकी सरकार अभी ना गिरे, लेकिन जेल तो कभी भी भेजे जा सकते हैं। इसमें नया यह है कि अब विपक्ष के मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाना आसान हो जाएगा। बिहार की सड़कों पर जिस राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, उनकी सदस्यता किस तरह के फालतू केस में गई, जरा याद कीजिए। विपक्ष को खत्म करने के लिए ये भ्रष्टाचार के मौके तलाश रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं, भाषण में एक चूक होती है तो सदस्यता रद्द कराने का समर्थकों का पूरा सिस्टम तैयार मिलता है। 2019 के चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी के एक बयान को लेकर गुजरात में केस हुआ और फैसला आया 4 साल बाद, मार्च 2023 में, लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले। निचली अदालत राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना देती है। गुजरात हाईकोर्ट की मुहर लग जाती है और राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस ध्वस्त हो गया। अगस्त 2023 में सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत द्वारा सेक्शन 499 के तहत जुर्माना और अधिकतम 2 साल की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत के फैसले की कड़ी आलोचना की, हाईकोर्ट की भी की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, इतना लंबा चौड़ा फैसला लिख दिया, लेकिन यही नहीं बताया कि राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज की भी आलोचना की, कहा उनसे उम्मीद की जाती है कि वे कम से कम कारण तो बताएंगे। एक बयान के चलते राहुल गांधी लपेटे में आ गए और उनकी सदस्यता चली गई। इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। हिटलर के समय एक कानून आया जिसका नाम था मैलिशियस प्रैक्टिसेस एक्ट। इस कानून के तहत असहमति अपराध बना दिया गया। हंसी मजाक करने वाले, तंज करने वाले लोगों को जेल से लेकर कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाने लगा। यह कानून भी लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया था, बाकायदा संसद में पास हुआ। पास कराने वाले सभी को जर्मनी की ही जनता ने चुना था। बाद में इस कानून की नकल में दूसरे देशों में भी कानून बने। दुनिया में लोकतंत्र को कानून के जरिए ही, संसद में बनाए गए कानूनों के जरिए ही खत्म किया जाता है। संसद के जरिए ही कानून बनाकर जनता के अधिकार कम किए जाते हैं। आप हर कानून को बिना सोचे समझे, हार समझकर गले में नहीं डाल सकते। जानना चाहिए, पूछना चाहिए। वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा है। जनता समझ रही है कि वोटर लिस्ट अब उसका अधिकार नहीं रहा, बल्कि किसी को सत्ता में बनाए रखने के लिए हथियार है। अब यह पकड़ में आ गया है तो नया हथियार निकाला जा रहा है। इम्तिहान राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं है, इम्तिहान इस देश की जनता का है। क्या वह इस लोकतंत्र को इस तरह के कानून के नाम पर खत्म होता हुआ देखेगी? यह संशोधन ऐतिहासिक नहीं है। इस संशोधन की अग्निकुंड में लोकतंत्र का जो हवन हो रहा है, वो हवन ऐतिहासिक है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उम्मीद करता है आपको खबर पसंद आई होगी। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।